नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सेलेक्टेड वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। एकमात्र ऐसी वीडियो जिसमें संपूर्ण सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को खत्म किया गया है, इसलिए यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकिल। केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल सी और डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आपसे पूछा है महासागरीय पर्पटी के बारे में। महासागरीय पर्पटी को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो मेंटल परत होती है, इसमें क्या पाया जाता है, यह किससे मिलकर के बनी होती है, आपको यहाँ पर बताना है। इसको सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा, ठीक है ना। सिलिका एंड मैग्नीशियम इस परत में पाया जाता है, मैग्नीशियम और सिलिका। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और सी। आपको यहाँ पर दो तीन चीजें आपको बता देता हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, सबसे ऊपर की परत को पर्पटी बोलते हैं, उसके नीचे की परत को मेंटल के नाम से भी जानते हैं, और जो सबसे नीचे परत होती है जिसको क्रोड बोलते हैं। ये तीन परतें होती हैं। पर्पटी को सियाल कहते हैं, यानी कि ये सियाल से मिलकर बनी होती है, सिलिका एंड एल्यूमिना से। मेटल को सीमा बोलते हैं, ठीक है ना। सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है। क्रोड को निफे बोलते हैं। निफे का मतलब होता है निकिल एंड फेरस, यानी कि निकिल और लोहे से क्रोड परत बनी होती है। वही मेटल को सीमा बोलते हैं, जिसको महासागरीय पर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर मैग्नीशियम और यहाँ पर सिलिका हो जाएगा, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित है? बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम, इक्तादार सैन्य कमांडर, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। बख्शी जो हुआ करता था मुगल काल में, वो सैनिक वेतनाधिकारी को बोलते थे बख्शी। ये यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। जो सद्र था, सद्र का काम क्या था? धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री को सद्र के नाम से जानते थे मुगल काल में। ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। कोतवाल, कोतवाल हुआ करता था नगर का पुलिस अधिकारी। ये भी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। इक्तादार सैन्य कमांडर, ये गलत दिया गया है। फौजदार जो थे, क्या थे? जो फौजदार थे वो सैन्य कमांडर या सेना नायक थे। यहाँ पर सी वाला आपका गलत होगा। ए बी डी, ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी कौन था? बख्शी। सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। फौजदार था सेना नायक, ठीक है ना। और कोतवाल कौन था? नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल था, ठीक है ना। ये जो जानकारी प्राप्त होती है, ये अकबरनामा ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अबुल फजल के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है ना। और विशेषकर आईने अकबरी में इनकी जानकारी मिलती है। अकबरनामा का ही एक भाग है, तीसरा भाग, जिसको आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, सूबेदार का काम क्या था? राजनैतिक और सैनिक, ये दोनों प्रकार के कार्य किया करते थे। दीवान जो हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था? वो वित्तीय अधिकारी हुआ करता था। वित्तीय अधिकारी को क्या बोलते थे? दीवान के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आपकी एकदम टेढ़ी, थोड़ी बहुत टेढ़ी इस प्रकार से जाती है, यानी कि ये विचलित करती हुई रेखा जाती है, ना कि सीधी है। सीधी तो ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये टेढ़ी रेखा है। यहाँ पर ये पहला गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय, स्थल से ये नहीं गुजरती है, जल से गुजरती है।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 0 देशांतर नहीं 180 देशांतर है ना, 180 अंश देशांतर का अनुसरण करती है, ना कि 0 का। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ये केवल और केवल जल वाले भाग से गुजरती है, यानी कि समुद्रों से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। यहां पर आपसे पूछा सहदायाद प्रथा। ये जो प्रथा थी ये मुगल काल में चलती थी, है ना। मुगल काल में सहदायाद प्रथा चलती थी, जिसमें समस्त पुत्रों के बीच में विभाजन कर दिया जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन यहाँ पर कर दिया जाता था। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? सीसा, टिन, निकेल या जस्ता? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टिन। टिन के ये उत्पादक देश हैं चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है सतत विकास या सतत पोषणीय विकास भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है संसाधनों का इस प्रकार से बचाव करो ताकि जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें, उसको बोलते हैं सतत विकास। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ताकि भविष्य के लिए इनको बचाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसियों में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण आर, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ठीक है ना, आपको यहाँ पर बताना है। क्या यहाँ पर दोनों सही होंगे? सही व्याख्या करेंगे। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर बात की गई है ईवी रामास्वामी पेरियार की, जिन्होंने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, पेरियार के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मनुस्मृति, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों को इन्होंने क्या किया था? कट्टर विरोध किया था। ये कटु आलोचक थे धार्मिक ग्रंथों के। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, स्वाभिमान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वाभिमान आंदोलन। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। कारण, उन्होंने ऐसा लोगों के समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ये भी बिल्कुल दोनों यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे और यहाँ पर सही व्याख्या करेंगे, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। सहायक संधि के बारे में आपसे पूछा गया है। सहायक संधि 1798 में लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली के द्वारा इस व्यवस्था को, यानी कि इस संधि को, सहायक संधि को लागू किया गया था। इस संधि के अनुसार भारत का कोई भी शासक अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना नहीं रख सकता था। यहाँ पर लिखा है सेना रखने की अनुमति थी, बल्कि अनुमति नहीं थी, इसलिए पहला गलत यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये बात यहाँ पर सही है। भारत के शासक होंगे तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर सही कही गई है। ए गलत है, बी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। प्राचीन काल में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में किन लोगों की बस्तियों को उर कहा जाता था? उर कहा जाता था व्यापारियों,
कुलीनों या अभिजातों, खेतीहर या किसानों, शिल्पकारों। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा खेतीहर या जो किसान वर्ग के लोग थे, उनकी जो बस्तियां थी जहां पर ये लोग रहते थे, सेटलमेंट था, उन बस्तियों को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, उर के नाम से जानते थे। इन द एंशिएंट तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ वर कॉल्ड अर, है ना, उर बोलते थे, किसानों की बस्तियों को यहाँ पर बोला जाता था। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? श्रोतम, भजनम, प्रबंधम या अभंग के नाम से। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। जो मराठी में जो भक्ति गीत लिखे रहते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं अभंग के नाम से। किस नाम से? अभंग के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 19वीं सदी के दौरान जो भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए थे ना, उनके बारे में आपसे पूछा है। यहाँ पर 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ये तो करेक्ट है। इसकी एक वजह भी बताई गई है कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपना का विकास हो रहा था। ठीक है ना, दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो 19वीं सदी का भारत था ना, उस भारत में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। सामाजिक वर्ग को, मतलब कि जो समाज सुधारक वर्ग था, उनका यहाँ पर उदय हो रहा था। महिलाएं भी यहाँ पर जागरूक होने लगी थी, है ना, क्योंकि इस दौरान किताबें आपकी छपने लगी थी, अखबार भी आ गया था, पत्रिकाएं, पर्ची छपना, ये सब कुछ हो चुका था, है ना। रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में भी बहसें छिड़ने लगी थी, है ना। तो ये दोनों आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे, सही व्याख्या भी करेंगे, इसलिए पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, भारत में किस तरह के श्रम कानून को प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। केवल डी, केवल ए और बी, बी, सी और डी। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए आपको बताता हूं, भारत सरकार द्वारा ऐसा कौन सा श्रम है जिसको प्रतिबंधित यानी कि बंद कर दिया गया है? बेगार को तो बिल्कुल ही बंद कर ही दिया गया है। पहला, यहाँ पर अनियमित तो चलता ही है। अनियमित का मतलब होता है लोगों को जब काम मिल जाए, कोई नियमित नहीं मिलता है, रेगुलर नहीं मिलता है। दिहाड़ी पर भी लोग कर सकते हैं काम, कोई प्रतिबंध नहीं है। असंगठित रूप से भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेगार नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल और केवल ए हो जाएगा। बेगार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से, ठीक है ना, मजदूरी करवा लेना, उसके बदले में उसको कुछ भी ना देना, यानी कि फालतू का उससे काम करवा लो, है ना, गधे की तरह, और उसके बदले में उसको धन वगैरह कुछ मत दो, तो वो कहलाता है बेगार, जिसको सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है ना। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल और केवल ए। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। कारण, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। क्या ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं या गलत हैं? ए सही है या आर गलत है, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। महासागर यानी कि जो समुद्र होते हैं ना, उनका जल कैसा होता है? लवणीय होता है। लवणीय का मतलब खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, सभी लोग जानते हैं समुद्र का जल खारा होता है, लवणीय होता है। कारण यहाँ पर बताया गया है, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, यानी कि समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जल खारा होता है। दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करेंगे, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? ठीक है ना, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। टू नेशन थ्योरी का विरोध किसने किया था? किस व्यक्ति ने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? सरदार पटेल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वीर सावरकर ने, मौलाना आजाद ने। ठीक है,
राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, मौलाना आजाद यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सी खेती, घुमत्तू खेती के लिए। बीघा, बेवड़, बैगा या महल। राइट आंसर यहाँ पर होगा बेवड़। बेवड़, बेवड़ घुमत्तू खेती के लिए मध्य प्रदेश के लोग घुमत्ती खेती को क्या बोलते हैं, घुमत्तू जो खेती होती है उसको बेवड़ के नाम से या बेवर के नाम से जानते। कहीं कहीं पर आपको बेवर इस टाइप का भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको बेवड़ इस प्रकार का लिखा मिलेगा NCERT पुस्तक में ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। पहला यहाँ पर दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। राइट आंसर आपको बताना है। जो बच्चे होते हैं ना क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल में, आप अध्यापक या अध्यापिका हो किस सब्जेक्ट के, आप हो सोशल साइंस के, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान आप बच्चों को पढ़ाते हो जिसका आधारभूत उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या बना सकता है, जानकार और तार्किक बना सकता है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बताया गया है। पेशेवर भी बना सकता है, सही है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय, अति जहां पर अति आ जाए वो एक प्रकार से आपका थोड़ा डाउट में रहता है, यानी कि गलत ही ज्यादातर केस में माना जाता है। अति, कोई चीज अति मत करो, ठीक है ना। अति सामाजिक रूप से सक्रिय भी बनाता है लेकिन अति सक्रिय थोड़ी ना बनाता है। सी आपका गलत हो जाएगा। जिन जिन में सी होगा सबसे पहले उसको आप लोग क्या करोगे, काटोगे यहाँ पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A, B और D। A, B और D यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का, उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा उनका बाकी समाज से अलगाव। अलगाव का मतलब पृथक, है ना, पृथक हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे क्षेत्र में रहने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। इनको डर होता है कि ये भय के कारण अपने क्षेत्र को, अपने समाज को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में ये लोग रहने लगते हैं। उसी को घेटोआइजेशन की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि डर के कारण या किसी आतंक के कारण, किसी भी कारण से ये लोग दूसरी जगह पर यानी कि बाकी समाज से ये अलग रहने लगते हैं, अलगाव में रहने लगते हैं। तो वही घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए, इसको चाहिए किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, है ना, सभी धर्मों को यहाँ पर समान मानना चाहिए, वही होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न। राइट आंसर यहाँ पर होगा भूमिका निभाना, रोल प्ले करना, रोल प्ले करना, है ना। भूमिका निभाना किसको समझाएगा, मुगल प्रशासन के जो कर्मचारी हैं या कर्मी लोग हैं उनकी विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को समझाने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ भूमिका निभाकर उनको बताना चाहिए, रोल प्ले, है ना। बच्चों को क्या करवाना चाहिए, बच्चों से रोल प्ले यहाँ पर करवाना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। यहाँ पर आपको बताना है
किससे मिलकर संसद का निर्माण होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ए बी डी, ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है? कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? ऐसे कथन आपको बताने जिसमें रूढ़िवादिता को दर्शाया गया होगा। जैसे लड़कियां सौम्य यानी कि कोमल और अच्छी देखभाल होती हैं, ये क्या है? उनके प्रति, लड़कियों के प्रति एक प्रकार का रूढ़िबद्ध धारणा है। सी तो आपका यहाँ पर हर हालत में हो ही जाएगा, है ना। सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला तो आपका यहाँ पर हो ही जाएगा। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी लड़कों के बारे में क्या है? ये भी लड़कों के बारे में रूढ़िवादिता है। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी और डी हर हालत में यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, सी और डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं, ये लड़कों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर उतना यहाँ पर नहीं माना गया है रूढ़िबद्ध धारणा को। तो यहाँ पर ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका आ गया है क्वेश्चन, कहता है भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? आखिर भारत में एक से अधिक स्तर की सरकार क्यों होती है? जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकार होगी। 3 स्तर की भारत में सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की। तो ये 3 स्तर क्यों है भारत में? समुदायों की बड़ी संख्या की वजह से, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, रियासतों को तुष्ट करना यानी कि संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। समुदायों की बड़ी संख्या की वजह से एक से अधिक स्तर की सरकार भारत में अपनाई गई है। एक से अधिक स्तर की सरकार को संघवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार को संघवाद भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, समुदायों की बड़ी संख्या के कारण एक से अधिक स्तर हैं भारत में। चलिए आगे बात करेंगे। भारत में किस तरह के श्रम कानून को प्रतिबंधित किया गया? मैंने आपको बताया, बेगार को प्रतिबंधित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को यहाँ पर पढ़कर आपको सही आंसर बताना है। चलिए बताता हूँ आपको। कथन ए, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। कथन आर, छोटे किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। जो किसान समुदाय है ना, जो किसान लोग है ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज में डूब करके वो आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि मृत्यु को गले लगा लेते हैं। ऐसा ये किसान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? विपदा के कारण करते हैं, क्योंकि ये कर्ज में डूब जाते हैं। छोटे किसान जो होते हैं वो बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से यहाँ पर कर्ज लेते हैं और कई बार चुका नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो फांसी का फंदा लगा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आपकी सही बातें यहाँ पर कही गई है। ये क्वेश्चन एक प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 बार मेरे हिसाब से पूछा जा चुका है, 3 बार से पूछा गया है। दोनों आपके सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर यहाँ पर होगा राज्यपाल। जो राज्य में जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना।
वो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, या अधिशासी, कार्यपालक, या पार्षद। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं काउंसलर्स। ठीक है ना। पार्षद बोलते हैं। नगर निगम में जो चुने हुए सदस्य होते हैं इनको पार्षद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। आपको यहाँ पर बताना क्या है, एक बाजार में पक्की दुकानें कौन सी होती हैं? पक्की दुकान होने के लिए जहाँ पर कर्मचारी नियमित होते हैं और दुकान का लाइसेंस होता है, शहर का हो या नगर का हो तो उनके पास लाइसेंस भी होता है। 10 वर्ष से अधिक खुली हुई, 1 वर्ष हो चाहे 20 वर्ष हो, उससे थोड़ी ना मतलब होता है पक्की दुकानों का। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं पक्की दुकानें, ये आपकी शहर में भी होती हैं, गांव में भी होती हैं, सभी जगहों पर हो सकती हैं। तो राइट आंसर ए और यहाँ पर बी हो जाएगा। ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। ए और बी, ए बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सी तो आपका यहाँ पर गलत है। सी जिन जिन में होगा वो आप लोग यहाँ पर उसको काट दोगे, बचेगा जो यहाँ पर सेकेंड वाला, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों को या छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि। सीढ़ी नुमा खेती वैसे करी कहाँ पर जाती है? ये पर्वतों पर की जाती है, पर्वतीय ढालों पर ये खेती करी जाती है, सीढ़ी नुमा वाली खेती। ठीक है ना। और ये छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि जो पानी है ना ये टुकड़ों के भीतर रुका रहे। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान करिएगा। वन के प्रकार, ये वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आवनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय मतलब कि कटिबंध के पास में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर के पास में ये चीजें आपकी पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर रोजवुड, आवनूस, महोगनी यानी कि शीशम ये सब कुछ पाया जाता है। ये बहुत वन सघन है। यहाँ पर हर वर्ष वर्षा मतलब कि साल भर वर्षा ही होती रहती है। ये कैसे वन है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स माउथ। क्या बोलते हैं? रिवर्स माउथ के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। ठीक है ना। पवन के निक्षेपण को यहाँ पर क्या कहा जाता है? लोयस, छत्रक, शैल, हिमोड़, स्टैक। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस बोलते हैं। ये क्या है? ये निक्षेपण है। पवन का क्या है? पवन का ये निक्षेपण है। वहीं ये छत्रक शैल क्या है? ये अपर्दन है। ये पवन का अपर्दन है। यहाँ पर अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। निक्षेपण है लोयस, जबकि पवन का अपर्दन है छत्रक शैल। हिमोड़ किसका निक्षेपण है? हिमनद का निक्षेपण है। हिमनद का निक्षेपण को क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। स्टेक जो कि समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाने वाली एक आकृति है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लोयस। लोयस के जो सबसे बड़े बड़े जो निक्षेप हैं ये सर्वाधिक चाइना यानी कि चीन में पाए जाते हैं, सर्वाधिक बड़े बड़े निक्षेप। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपसे पूछा है बहुत ही सीमित यानी कि लिमिटेड यहाँ पर वनस्पति आपकी पाई जाती है, वो क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है ना। सीमित आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? टुंड्रा क्षेत्र में। जो टुंड्रा क्षेत्र है ना, टुंड्रा क्षेत्र ये कैसा क्षेत्र है? बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही विरल यानी कि सीमित लिमिटेड पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था। ठीक है ना, ये मेरठ से शुरू हुआ था आपका 1857 का विद्रोह मई में। ये बात यहाँ पर करेक्ट है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था। ये गलत है, ये प्रतिरोधी था। यहाँ पर लिखा है अप्रतिरोधी। ये आंदोलन कैसा था? प्रतिरोधी था, यानी कि विरोधी आंदोलन था। यहाँ पर अप्रतिरोधी लिखा है, इसलिए गलत है। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये भी करेक्ट है। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत आपको बताना है। गलत तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला होगा। केवल सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या बताना था? गलत बताना था। गलत यहाँ पर ये है, बाकी ये आपके राइट हैं। नहीं वाला बताना है, इसलिए राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, कथनों ए और आर को पढ़ें। कथन ए, डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। कारण, डॉक्टर अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये बातें दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करती हैं। दोनों बातें सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करती हैं, क्योंकि ये बातें अलग अलग है ना। यहाँ पर उनके बचपन की बात करेगी, बचपन में उन्होंने जातिगत भेदभाव को झेला था, लेकिन कारण थोड़ी ना है कि उन्होंने इसी कारण से झेला था। उनके पिता एक सैनिक स्कूल में भी पढ़ाते थे, ये कारण बिल्कुल नहीं है। कारण यहाँ पर नहीं है, लेकिन कथन तो दोनों यहाँ पर सही हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, वो भी महाराष्ट्र के संत के बारे में। महाराष्ट्र के जो संत हुए थे ना, इन्होंने जन्म पर आधारित और विभिन्न प्रकार के हिंदू धर्म के जितने भी कर्म कांड थे, है ना, इनका क्या किया था? विरोध किया था। पहली बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई, पहला कथन सही हो जाएगा। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। ऐसा सभी लोगों को यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है ना। सभी जरूरतमंदों की यहाँ पर मदद करनी चाहिए। ये बातें यहाँ पर दोनों सही हैं। महाराष्ट्र के संतों के बारे में राइट आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने के लिए एक तरफ निम्नलिखित में से एक कदम है। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए। ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना ये नहीं हो सकता है ना। तो एक जीविका, यानी कि उन लोगों का भी पेट चल सके फुटपाथ पर और ठेले लगाने वाले लोगों के लिए, तो सरकार को या अधिकार के रूप में यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपना जीविकापार्जन यहाँ पर कर सकें। नेक्स्ट, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? यानी कि आप लोग सोशल साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उस दौरान कोई ऐसा विषय या टॉपिक है आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता, तब आपको क्या करना चाहिए? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए। क्या आप बच्चों को शांत कराओगे? शांत नहीं कराएंगे, ये तो गलत है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दोगे परिचर्चा को? ऐसा भी नहीं करेंगे। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए, ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ऊंचे स्वर में बोल रहे उन्हें डांटना चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए। विषयों को काट देना चाहिए, काटना भी नहीं चाहिए। इसलिए उपयुक्त आंसर इस क्वेश्चन का होगा सेकेंड वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक को मनोरंजन करना चाहिए।
मनोरंजन तो नहीं करना चाहिए। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं को खुद मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। अध्यापिका की यहाँ पर बात कही गई है, रखती हो। विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन के संबंध स्थापित करने में मदद करे, ये हो सकता है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित वातावरण सुनिश्चित करे, ये गलत है ना। नतीजा आधारित ये गलत होता है। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर कौन से होंगे? बी और सी। बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी और सी। यह वीडियो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।